गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं साइंस 1 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप लोग जानते हो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि मैटर के बेसिक 4 टाइप्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैसियस और प्लाज्मा। उससे अगेंस्ट में हम लोगों ने एलिमेंट्स के भी टाइप्स देखे थे, जिसे हम मेटल, नॉन मेटल और बाद में मेटलॉइड्स भी डिस्कवर हुआ। मैटर का सबसे अगर स्मॉलेस्ट कोई पार्ट है वो होता है एटम, है ना। जैसे पूरे टेक्स्ट बुक की हम बात करें तो उसमें चैप्टर्स में होते हैं पैराग्राफ्स पे होते हैं सेंटेंस में होता है पूरा वर्ड जो होता है वो अल्फ़ाबेट्स। तो जैसे पूरे टेक्स्ट बुक का अल्फ़ाबेट एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, वैसे ही पूरे मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर कोई होगा तो वो होता है एटम। तो ये जो एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, मिक्सचर है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी सीखा है। आप अगर जानते होगे तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों ने क्लासीफाई भी किया था। एलिमेंट सिंगल होता है, जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो उसे कंपाउंड कहा जाता है। एलिमेंट्स को हम इजीली सेपरेट नहीं कर पाते हैं, वेराज कंपाउंड को हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। तो ये बेसिक नॉलेज जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, उसी को हमने यहाँ रिकॉल किया हुआ है। अब एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आप जानते हो कि आज के समय पे नियर बाय 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, लेकिन पहले के समय वैसा था नहीं। उस समय केवल 1800 ईयर्स में केवल 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। और उस समय जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर हुए वैसे वैसे उनको क्लासिफाई भी करना ज़रूरी हुआ, क्योंकि कम एलिमेंट है तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन दिन ब दिन एलिमेंट्स ये बढ़ते गए और उस समय उनके फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी था। और उस समय एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल में क्लासिफाई किया गया। बाद में ये पता चला कि कुछ एलिमेंट ऐसे डिस्कवर हुए जिनमें मेटल के प्रॉपर्टी और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी दोनों के प्रॉपर्टीज़ थे, और उसको नाम दिया गया मेटलॉइड। और इस तरह से बाद में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हुआ। लेकिन फिर भी बाद में और भी एलिमेंट डिस्कवर हुए, और ऐसे समय पे उनको क्लासिफाई करना, उनके स्टडी करने के लिए, उनको क्लासिफाई, उनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए एक सही मायने में क्लासिफाई करना ज़रूरी हुआ। और ऐसे समय पे अलग अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरफ से एक नया क्राइटेरिया पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया। तो आज हम बेसिक शुरुआत के जो 2 साइंटिस्ट हैं उनने किस तरह से क्लासिफाई किया वो हम देखने वाले हैं। उनमें पहले है डोबेर्नियर और दूसरे है न्यूलैंड्स। डोबेर्नियर आप जानते हो, ये जो साइंटिस्ट है ये जर्मन साइंटिस्ट है। 1817 में इन्होंने ये लॉ को डिस्कवर किया। ये लॉ का जो बेसिक फंडामेंटल जो कंसेप्ट था वो था एटॉमिक मास। आप जानते हो हर एक एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है ना। तो उन्होंने क्या किया, सेम ग्रुप में होने वाले 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, जिसको नाम दिया ट्रायड। ओके, और फिर लॉ ये कहता है कि 3 एलिमेंट्स को अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो पहला और तीसरा जो एलिमेंट है उसका अगर उसके एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज निकालते हैं या फिर मीन निकालते हैं, तो वो मीन हमेशा सेकंड एटॉमिक मास के इतना अप्रॉक्सीमेट या फिर इक्वल रहेगा। ये वो स्टेटमेंट था, और इसी लॉ को डोबेर्नियर ट्रायड्स कहा गया। टेक्स्ट बुक में जैसे 2.1 में डोबेर्नियर ट्रायड्स के एग्जाम्पल दिए हैं, जिसमें से एक हम पहला देखने वाले हैं, जैसे लिथियम, सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, तीनों जो एलिमेंट्स है, ये तीनों एलिमेंट्स पानी के ऊपर फ्लोट होते हैं। तीनों एलिमेंट जो है इजीली नाइफ के थ्रू कट हो सकते हैं। इसमें लिथियम का एटॉमिक मास 6.9, उसके बाद पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.1। इन दोनों के एटॉमिक मास का अगर हम मीन निकालते हैं तो आपको मिलता है 23। और हमारे ट्रायड में जो बीच का जो एलिमेंट था सोडियम, उसका एटॉमिक मास था 23। तो यहाँ जो मैंने बोला कि
फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का मीन ये अप्रोक्सीमेट मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इतना निकला है। तो यहाँ ये लॉ ओबे हुआ है। ऐसा ही हम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के साथ में भी कर सकते हैं, है ना। उसमें भी ब्रोमाइड का जो एक्चुअल एटॉमिक मास है वो क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मास के एवरेज के अप्रोक्सीमेट इक्वल मिलता है। लेकिन ये जो लॉ है केवल एक लिमिटेड ग्रुप के लिए सीमित था या फिर लिमिटेड एलिमेंट्स के लिए सीमित था। बाद में ये लॉ ओबे नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि लॉ उस समय सब जगह माना जाता है जब वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। लेकिन ये कुछ समय के बाद ये एक्सेप्टेड नहीं हुआ। कुछ समय के बाद ये प्रॉपर्टी जो है वो लॉ फॉलो होती नहीं गया, और बाद में एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ये जो थे एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, और उन्होंने भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की ही स्टडी की। लेकिन उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने एक लॉजिक देखा कि उन्होंने जैसे इंडियन म्यूज़िक में आप जानते हो 7 स्वर होते हैं, है ना, जिसको सप्तक कहा जाता है, जिसकी जो नोट्स होते हैं वो सा रे ग म प ध नि सा, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, एलिमेंट स्वर को अगर हम रखते हैं तो पहला एलिमेंट, पहला स्वर और 8वां स्वर, मतलब सा के बाद फिर से 8वां सा आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है ना। तो यही सप्तक का रिलेटेड या फिर यही म्यूज़िक का कंसेप्ट यहाँ उन्होंने इस्तेमाल करके देखा, और उनने सच मायने में यहाँ एक नया आविष्कार हुआ। यहाँ भी सभी एलिमेंट्स को 1866 में ये लॉ को डिस्कवर किया गया, और उस समय एलिमेंट्स को रखा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ सबसे लाइटेस्ट जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, और एंड हुआ थोरियम के तरफ। देखने को ये मिला कि पहला एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब रखते हैं तो पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट, उनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो थे वो सेम देखने को मिले। जैसे टेक्स्ट बुक में 2.2 पे चार्ट दिया है, उसमें आप देखोगे कि हाइड्रोजन ये पहला एलिमेंट है, 8वां ये फ्लोरीन एलिमेंट है, फ्लोरीन के बाद 8वां आता है क्लोरीन, है ना। तो उनके सबके प्रॉपर्टीज़, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम देखने को मिले। जैसे लिथियम अगर हम लेंगे तो लिथियम अगर पहला एलिमेंट लेते हैं तो 8वां होता है सोडियम, है ना। तो उनके प्रॉपर्टीज सेम देखने को मिले। तो इस तरह से ये लॉज को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया। ऑक्टेव क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ 7 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया गया, 8वां एलिमेंट जो था वो उनके प्रॉपर्टी सिमिलर बने, है ना। तो इस तरह से ये उन्हें ऑक्टेव कहा गया। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ऑक्टेव है कि इन एलिमेंट्स को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखते हैं तो उस समय पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम देखने को मिलते हैं। ओके, लेकिन ये लॉ भी ज़्यादा समय तक के नहीं रहा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लिमिटेशंस थे। इसमें सबसे पहला लिमिटेशंस तो ये था कि उस समय केवल 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, और अगर नेक्स्ट एलिमेंट फ्यूचर में अगर डिस्कवर्ड होते हैं तो उनकी प्लेसमेंट कहाँ है, उनको कहाँ रखा जाए, इसके बारे में यहाँ कोई डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं थी। दूसरा जो ड्रॉबैक था कि ये जो लॉ है केवल कैल्शियम एलिमेंट तक के सक्सेसफुल हो रहा था। उसके बाद कैल्शियम के बाद अगर नेक्स्ट एलिमेंट ले और उनके प्रॉपर्टीज़ देखे तो इनमें डिफरेंस देखने को मिलता था। ये दूसरा ड्रॉबैक। तीसरा जो है, आप देखोगे वो चार्ट में कई जगह एक ही बॉक्स में 2-2 एलिमेंट लिए गए हैं, है ना। तो जिनके कारण से भी उनको उनके फिक्सिंग पोजीशन में भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। चौथा जो ड्रॉबैक्स है कि क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब हैलाइड ग्रुप है, उसमें कोबाल्ट और निकेल मेटल को डाला गया। या फिर आप देखोगे कि ऑक्सीजन, सल्फर, ये नॉन मेटल में एक मेटल को, Fe को, मतलब आयरन को डाला गया। तो ये भी ड्रॉबैक्स है, और ये ड्रॉबैक्स 3 या 4 ड्रॉबैक्स होने के कारण ये लॉ भी आगे कुछ मतलब ज़्यादा समय तक के ये नहीं रहा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है, वो नेक्स्ट साइंटिस्ट ने क्या क्लासिफिकेशन, किस तरह से क्लासिफिकेशन किया, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो टिल द टाइम हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स के क्लासीफाई करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी,
उसकी नीड हमने देखी, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट डोबेर्नियर और न्यूलैंड्स, इन लोगों ने अपने लॉ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, और वो लॉज फ्यूचर तक के सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, उनके लिमिटेशंस हमने देखे। इससे रिगार्डिंग मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको वो डेफिनेटली सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।